दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में उन तीनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है जिन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने जमानत पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन नताशा नरवाल, देवांगना और आसिफ को 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए जरूर कहा गया है। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होनी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। आज की बहस में सॉलिसिटर जनरल ने जमानत रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे ही आधार बनाकर दूसरे आरोपी भी बेल की मांग कर सकते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रद्द नहीं की, लेकिन जवाब जरूर मांगा है चारों से। और इस बीच सॉलिसिटर जनरल, क्या दलील थी उनकी? सॉलिसिटर जनरल की दलील थी यही थी कि जिस तरह से ये ग्राउंड बना रहे हैं, इस ग्राउंड का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग, अगर कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की तो बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो इस ग्राउंड का फायदा उठाएंगे और इसकी दलील अदालत को देंगे और उसके बाद अदालत को अपने पुराने फैसलों के मुताबिक उनको जमानत देनी पड़ेगी। लिहाजा कोर्ट ने अभी फिलहाल इनकी जमानत अर्जी पर कोई फैसला नहीं लिया है। बिल्कुल, और साथ ही अगली सुनवाई क्योंकि अब 19 को है, इस बीच सभी पक्षों को कहा गया है कि अपनी अपनी बात रखें। जी हाँ, बिल्कुल, इनकी अर्जी पर और सरकार के यानी अभियोजन पक्ष के जवाब पर इनसे बाकी सारे पक्षकारों की प्रतिक्रिया मांगी गई है। वो इस पर अपना रेस्पॉन्स फाइल करें, इसके बाद अगली सुनवाई पर इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी अगली तारीख पर अब बाकी लोगों के क्या ऑब्जेक्शन हैं, क्या आपत्तियां हैं, उनकी दलीलें क्या हैं, उनके तर्क क्या हैं, इन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करेगा कोर्ट। नजर बना रखिए संजय, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। 3 बड़ी खबरें बंगाल से। ममता की अर्जी पर नंदीग्राम मामले की सुनवाई टल गई। एक सदस्य वाले जज ने कोर्ट में 24 जून तक सुनवाई टाल दी है। सुनवाई टलने से टीएमसी ने जज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। टीएमसी ने जज कौशिक चंद्रा की तस्वीर जारी की, जिसमें बीजेपी के मंच पर वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी बहुत अहम है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। शुभेंदु ने लिखा है कि बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े, जीते, इसीलिए सदस्यता रद्द हो। आपको बता दें कि मुकुल रॉय अब वापस टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। तो टीएमसी ने पहली बात सुनवाई करने वाले जज पर सवाल उठा दिए हैं क्योंकि उन्होंने सुनवाई आगे बढ़ाई। इस बीच दूसरी बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने भी मुकुल रॉय की सदस्यता को चैलेंज कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और वहीं से जीते, लेकिन फिर उसके बाद पाला बदल लिया, पार्टी बदल ली और इसी को लेकर ये अब नया बवाल। जाहिर सी बात है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी अब थमने वाला नहीं है आगे। আচ্ছা দাদা, একটু কথা বলবো। একটু না না জিজ্ঞেস করবেন। না না না, আমি ক্যামেরায় নয়, এমনি একটু আপনার সাথে কথা। সেই জন্যই আজকে আমাদের হয়ে গেলে একটু বলুন। Normal in normal courts, the petitioner doesn't remain clear. तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तीनों तस्वीरों में समझिए कि बंगाल का दंगल इस वक्त कहां पहुंचा है। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, देखिए, एक तरफ टीएमसी ने शुभेंदु के खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव के बाद किस तरीके से बवाल हुआ था नंदीग्राम में, क्योंकि शुभेंदु जीत गए थे, वो हमने देखा। और उसके बाद अब मोर्चा मुकुल रॉय के खिलाफ भी खुल गया है बंगाल में। जी हाँ, बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में जो लड़ाई इतने दिनों से सियासी लड़ाई चल रही थी नंदीग्राम में, वो अब कोर्ट में आ चुका है क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का जो फैसला था, चुनावी फैसला था, उसको चैलेंज कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उस कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे लग गया है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से कुछ देर पहले कुछ पिक्चर्स रिलीज किया गया है जहां पे वो सवाल उठा रहे हैं जज पर, ये कहते हुए कि इन जज का संबंध बीजेपी के साथ बहुत गहरा है और इन जज के बेंच में ये केस नहीं जाना चाहिए था। और सवाल ये भी उठ रहे हैं जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उन पर भी कि उन्होंने क्यों इस जज के ऊपर ये केस सौंपा और इस जज को खुद अपने आप से रिक्यूज कर देना चाहिए था ये केस और ट्रांसफर कर देना चाहिए किसी दूसरे एक जज को। ये तृणमूल की ओर से कहा जा रहा है। इनफैक्ट आज जब सुबह हियरिंग चल रही थी
तब कोलकाता हाई कोर्ट के कुछ लॉयर्स हैं, वो उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, वहां पे प्रदर्शन भी किया, ये कहते हुए कि ये बिल्कुल नाइंसाफी है। और इसके चलते अब शुभेंदु अधिकारी ने भी स्पीकर को चिट्ठी लिख के ये कहा है कि मुकुल रॉय जो बीजेपी के टिकट से कृष्णनगर उत्तर से एमएलए बने हैं, वो अब तृणमूल में चले गए हैं, तो उनका जो सदस्य पद है, एमएलए पद है, उसको खारिज करना चाहिए। नजरा बनाए रखिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच हम आपको दिखाते हैं कि चुनाव नतीजे के फौरन बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा था। I struggled for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory. And BJP has lost the election commission. I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry. When I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance. They have stopped surveillance about 3 hours. They announced the winning. And after that, they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी सोसाइटी, आपके ऑफिस या फिर आपके मोहल्ले में कोई आए और कहे कि वो लोग आपको वैक्सीन लगवाने के लिए आए और बाकायदा कैंप लगाना चाह रहे हैं, तो जरूरी है आप ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि मुंबई में बेहद पढ़े लिखे कुलीन संपन्न लोगों की सोसाइटी में वैक्सीन लगाने के नाम पर नकली टीका लगाकर पैसे वसूलने वालों ने जनता के वैक्सीन पर भरोसे तक पर छल किया है। Of course, it's a big scam. घोटाला, भ्रष्टाचार, करप्शन, लूट, ऐसा फर्जीवाड़ा जिसमें कुछ लोग आए, वैक्सीन लगाने की बात कही, वैक्सीन की डोज निकाली, टीके की डोज भरी, लेकिन शरीर में कोई वैक्सीन वाली दवाई नहीं, बल्कि ना जाने क्या इंजेक्ट करके करप्शन की कमाई करके चले गए। किसी कम पढ़े लिखे समाज के लोगों से नहीं, बल्कि मुंबई के कांदिवली में करोड़ों के फ्लैट वाली हीरानंदानी सोसाइटी में समाज, सिस्टम और सरकार तीनों को सावधान करने वाली घटना होती है। मई के आखिरी हफ्ते में ही हीरानंदानी स्टेट सोसाइटी में 3 लोग आए, कहा यहाँ वैक्सीन का कैंप लगाएंगे। सोसाइटी के 390 लोग उस वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना से बचने का टीका लगवाने पहुंच गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की सोसाइटी के सैकड़ों लोग एक डर में जीने लगे। संवाददाता सौरभ बख्तानिया आपको सजग करने वाली रिपोर्ट तैयार करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम कांदिवली के वही सोसाइटी के बाहर मौजूद है जहां पर 30 तारीख को एक बहुत ही बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव रखा था। 390 लोगों को, इस बिल्डिंग के जो रेसिडेंट है उनको वैक्सीन लगी, कोविशील्ड की वैक्सीन लगी, लेकिन उनमें से किसी को भी अगले 3 से 4 दिनों में कोई भी सिम्टम नहीं हुआ। यानी ना किसी को बुखार आया, ना किसी को बदन दर्द हुआ। आमतौर पर सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लक्षण वैक्सीनेशन के बाद आते हैं। हीरानंदानी सोसाइटी के लोगों को इसके बाद शक होने लगा कि कहीं ये उनके साथ टीकाकरण के नाम पर भ्रष्टाचार होने का लक्षण तो नहीं है। 30 मई को कांदिवली की हीरानंदानी सोसाइटी में कथित कैंप में टीका लगवाने वाले लोगों का शक तब और बढ़ गया जब इन्हें याद आया कि वैक्सीन लगवाते वक्त कैंप लगाने वाले लोगों ने फोटो नहीं खींचने दी। वैक्सीन लगाने के बाद किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट तुरंत नहीं दिया। वैक्सीनेशन के कुछ दिनों बाद सर्टिफिकेट दिया भी तो अलग अलग अस्पतालों के नाम से भेजा गया। अब मुंबई की इस हाई राइज बिल्डिंग के लोगों का डर भी हाई राइज कर चुका है। डर इस बात का कि वैक्सीन के नाम पर न जाने क्या लगाकर करप्शन किया गया। So there we felt के अरे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एंड देन सर्टिफिकेट जो आते हैं, जनरली गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट जो आते हैं वो 15-20 मिनट में या विद इन 1-2 आवर्स आ ही जाते हैं, एट द मोस्ट 24 आवर्स। बट हम लोग को किसी को भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं आया। हम लोग सोच रहे हैं कि किसी डॉक्टर की एडवाइस ले और इसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करे, सबकी इम्यूनिटी चेक करे कि क्या हुआ, हमें क्या इंजेक्ट किया है। पहले तो कोई ऐसी कोई चीज नहीं डाल दी कि जिसकी साइड इफेक्ट आए। We want to know first the authenticity. आज तक ने जब जनता के इस मुद्दे पर दस्तक देनी शुरू की तो पुलिस हरकत में आई। कांदिवली पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें अब तक पता चला
एक नामी अस्पताल का कर्मचारी राजेश पांडे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा संजय गुप्ता और मुंबई में एक मेडिकल एसोसिएशन का पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह आरोपी हैं। राजेश पांडे का काम सोसाइटी और ऑफिसेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात करना होता था। संजय गुप्ता का काम टीका लगवाने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना होता था, जबकि आरोप है कि महेंद्र सिंह कथित वैक्सीन की डोज लाकर देता था, लेकिन कहां से पता नहीं, जिसके बदले एक रकम प्रति व्यक्ति ली जाती थी। एक सोसाइटी में 390 लोगों के हिसाब से प्रति व्यक्ति 1260 रुपए लेकर दावा है कि कुछ ही घंटे में 4,91,000 रुपए का टीकाकरण स्कैम यहां अंजाम दिया गया, जिसमें 2 आरोपी हिरासत में हैं। महेंद्र सिंह अभी फरार है। बीएमसी ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी। जरूरी है कि आप भी सावधान रहें। कोरोना से बचाव में वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा कहीं भी टीका लगवाते वक्त उस अस्पताल, टीका लगाने वाले लोगों की प्रामाणिकता की पहचान जरूर की जाए। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही मुंबई पुलिस, जरा वो भी सुनते हैं। हेरिटेज सोसाइटी करके कांदिवली एसवी रोड पे है। ये सोसाइटी में अपने मेंबर के लिए 30 मई को एक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था। व्हेन दे डिसाइडेड एक वैक्सीनेशन कैंप लेने का है, तो उनके मैनेजमेंट कमेटी ने एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल का एक पीआरओ है, उनको कांटेक्ट किया गया और ये पीआरओ ने इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल से ये ऑर्गेनाइज करने के बजाय तो एक मिडलमैन को बताया गया और ये मिडलमैन ने और एक दूसरे डॉक्टर को पकड़ के 30 तारीख को 390 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। जब वैक्सीनेशन किया गया उस दिन उनको बताया गया था कि वो जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का वो आपको 4-5 दिन के बाद मिलेगा। कुछ दिन के बाद जब वो सर्टिफिकेट जनरेट होना चालू हो गया तो लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये सर्टिफिकेट नाम जो है वो नाम तो सही है, लेकिन उसका डेट, टाइम एंड प्लेस जो है वो गलत आ रहा था। सो नेचुरली उनको डाउट आ गया कि वेदर वैक्सीनेशन जो दिया गया है उनको वो सही है या नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किया गया। वी हैव कंडक्टेड दिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 2-3 दिन से उसकी इंक्वायरी चल रही है। जो कुछ भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमने अभी तक की है उसमें जो चीजें हमारे सामने आई है उसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये वैक्सीनेशन कैंप जो लिया गया था उसमें कोई भी बीएमसी की परमिशन नहीं ली गई थी। आपको सबको मालूम है कि महानगर पालिका के आयुक्त ने 7 मई को एक डिटेल सर्कुलर निकाला है जिसमें ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको वैक्सीनेशन कैंप लेने के लिए क्या क्या करना जरूरी है वो सारा डिटेल्स उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स ने अंदेशा जताया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अनलॉकिंग हो रही है और लोग बाहर निकल रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर 2 से 4 हफ्ते में आ सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स का स्टॉक बढ़ाने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने हेल्थ एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। देश भर में कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र में तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट फिर से सावधान कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने चेताया है कि तीसरी लहर में कोरोना के केस पहली और दूसरी लहर से भी ज्यादा हो सकते हैं। कोरोना का नया डेल्टा प्लस वेरिएंट काफी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। टास्क फोर्स के मुताबिक लोगों को इस बार काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने कहा कि पहली लहर में हमारे पास संसाधनों का अभाव था जो हमने बढ़ाए। दूसरी लहर ने हमें काफी कुछ सिखाया। ये लहर अब घट रही है, इससे सबक लेकर हमें सुनिश्चित करना है कि दवाओं, बेड, ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सेवाएं समुचित संख्या में उपलब्ध हों। इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में महाराष्ट्र में 19 लाख केस आए थे, जबकि दूसरी लहर में ये आंकड़ा 40 लाख के पार हो गया। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि अच्छी बात यह है कि टास्क फोर्स के मुताबिक तीसरी लहर में बच्चों पर कोई खास असर की बात नहीं कही गई है। लंबे समय से अंदेशा यही जताया जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने बात की महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी से। तीसरी वेव का सामना करने के लिए मुंबई कितनी तैयार हो पाएगी यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन क्या सचमुच में इस तीसरी वेव का खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है क्या? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ
महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी है। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि जो कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट की जो बात की जा रही है उसके वजह से मुंबई में अगर ओपनिंग अप जल्द से जल्द किया गया तो एक ही महीने के भीतर तीसरी वेव हो सकती है और यहां पर आंकड़े भी काफी बड़े हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? तो साल जी धन्यवाद और शुक्रिया। दो चीज हमको मायने रखनी पड़ेगी कि अभी दूसरी वेव लगभग निकल चुकी है मुंबई से और महाराष्ट्र से भी काफी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन मुंबई जैसे दिल्ली है, पुणे है, वैसे एक थिक टेल रहता है। तो 500-600-800 केसेस अभी भी आ रहे हैं। तो जब भी थिक टेल आता है और जल्दबाजी में हम ओपनिंग करेंगे, जैसे हमने लास्ट 3 से 5 दिन में देखा है कि लोग मास्क नहीं डाल रहे, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, पुअरली वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट है और कोविड प्रोटोकॉल्स बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे यदि, तो ये दूसरी लहर खत्म होते होते ही तीसरी वेव चालू होने की संभावना हो सकती है। हमें कोई भी परिस्थिति में दूसरी वेव पूरी मिटा के हमको 3 यार्डस्टिक्स फॉलो करना है। एक तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 5% के नीचे 2 हफ्ता रहना चाहिए, 70% लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए, उसके लिए अभी 3-4 महीने तो लगेंगे। तो तब तक 0 टॉलरेंस टू कोविड प्रोटोकॉल्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्किंग रहना चाहिए। लेकिन मुंबई में जो रफ्तार से लोग बाहर आ रहे हैं और जो रफ्तार से लोग कोविड प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे होता रहेगा तो चिंता की स्थिति बताई गई है। ये हमने वार्निंग दी है कि ये होना नहीं चाहिए और प्रशासन को और लोगों को कोऑपरेट करके थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीकाकरण पे एक ज्यादा ध्यान देके टीकाकरण भी करना चाहिए और साथ ही साथ मास्क भी डालना चाहिए एटलीस्ट ये 6 महीने के लिए। तो ही ये तीसरे वेव का खतरा टल सकता है। बिकॉज हमको सबको मालूम है कि ये दूसरे वेव का जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट जो है या डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसमें म्यूटेशन आते हैं, ये क्लस्टर स्प्रेडिंग वेरिएंट है, यानी वो बहुत जल्द फैल जाता है। और इसलिए जो वातावरण है, जो अभी मौसम जो है वो पानी का मौसम है, बरसात का मौसम है और इसी पे हमने बहुत ज्यादा भीड़ की, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वापस हम तीसरी वेव के आने को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि दिल्ली में बाबा का ढाबा नाम से मशहूर हुए कांता प्रसाद ने खुदकुशी की कोशिश की, नींद की गोलियां उन्होंने खाई। हम सीधा चलेंगे, अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, क्या है मामला, ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की? जी देखिए नवजोत, 17 तारीख को तकरीबन 11:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कांता प्रसाद को भर्ती कराया गया, जहां से सूचना दिल्ली पुलिस को मिली। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कांता प्रसाद में अल्कोहल के साथ जो नींद की गोलियां हैं वो काफी मात्रा में ली, जिस वजह से उनकी हालत बिगड़ी, उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। अटेम्प्ट टू सुसाइड की कोशिश की है कांता प्रसाद ने। उनके बेटे करण का बयान भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। हालांकि अभी पुलिस का कहना है कि बाबा की जो हालत है वो ठीक है, लेकिन अल्कोहल काफी मात्रा में लिया है और स्लीपिंग पिल्स वो काफी मात्रा में लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अरविंद, उनके बेटे से अगर आपकी बात हुई हो, क्या इसके पीछे वजह सामने आ रही है? जी देखिए, वजहों के बारे में भी जानकारी नहीं मिली है नवजोत, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बाबा का ढाबा है वो अचानक से काफी ज्यादा फेमस हो गया था जब एक यूट्यूबर ने बाकायदा वीडियो बनाया था, जिसके बाद बाबा को काफी डोनेशन भी मिली थी। उसके बाद काफी सुर्खियों में रहे। उसके बाद फिर यूट्यूबर से विवाद हुआ। बाबा ने मालवीय नगर थाने में FIR भी दर्ज कराई थी। कुछ दिनों पहले हमने कवरेज भी की थी कि किस तरीके से बाबा के ढाबा और गौरव में बातचीत हुई है। उसके बाद अचानक से 17 तारीख को जो दिल्ली पुलिस है उसको ये सूचना मिली है कि सफदरजंग अस्पताल से, सफदरजंग अस्पताल में उनकी MLC हुई है, जहाँ से दिल्ली पुलिस को सूचना मिली है। उसके बाद बाकायदा पुलिस जांच में जुटी।